Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So today we are going to do our 11th session of IGNU questions that we are solving. Last 2 days कोई session नहीं हुआ Saturday Sunday because I was busy in some work and then manage नहीं हो पाया. But now we are resuming with the classes. अभी daily classes होंगे. एटलीस्ट डे 20 पे ब्रेक होगा. सो 20 डेज तक बैक टू बैक क्लासेस होंगे. आज आपका डे 11 है, यानी 10 सेशंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. 30 डेज 30 सेशन सीरीज है जहां पर हम लोग इग्नू के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई टीच सोशियोलॉजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल गाइज, जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि जो PDF है वो कंपाइल्ड आपको यहीं पर मिलेगा. या तो 15 डेज या बेसिकली 30 डेज के बाद ही मैं कंपाइलेशन प्रोवाइड कर पाऊंगी. सो अगर रिवाइज करने के लिए पहले से चाहिए नोट्स तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ नए टॉपिक्स भी है जो आपको पता चलेंगे, नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो इग्नू से ही मैंने ऐड ऑन किए हैं. सो 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. यू गाइस नो द रूल्स. आपको मुझे कमेंट में बताना है आफ्टर दी सेशन कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए. ओके, वैसे तो मैं हर सेशन में कहती हूँ दैट मार्क्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ, एक मुझे आइडिया रहता है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो सेशन को देख रहे हैं. ठीक है, सो दैट्स वाई कमेंट ज़रूर करना. इवन इफ मार्क्स नहीं बताने हैं तो कुछ भी, बट कमेंट ज़रूर करना सो दैट आई गेट एन आइडिया कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस इग्नू सीरीज़ को लाइक कर रहे हैं या कंटेंट इंजॉय कर रहे हैं. सो लेट मी नो. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द फंडामेंटल मीनिंग ऑफ प्रोग्रेस? प्रोग्रेस वर्ड से आप क्या समझते हैं सोशियोलॉजी में? मूविंग बैकवर्ड टू पास्ट ट्रेडिशंस, अ फॉरवर्ड मार्च और एडवांसमेंट टुवर्ड्स अ डिजायरेबल एंड, रिमेनिंग इन द सेम कंडीशन विदाउट चेंज, या फिर रिजेक्टिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट? वेरी इजी क्वेश्चन. प्रोग्रेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ते हैं. थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मीनिंग, वहाँ पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. देयर आर मैनी थिंकर्स जिन्होंने प्रोग्रेस पे काम किया है, जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर मोस्ट इंपॉर्टेंटली वही हैं. इसके अलावा और भी है. ऑगस्ट कुंत ऑल्सो टॉक्स अबाउट प्रोग्रेस, राइट? सो क्या होगा आंसर? हिंदी वाले भी रीड करो. प्रगति का मूल अर्थ क्या है? द करेक्ट आंसर इज बी. जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड. प्रोग्रेस का मतलब होता है कि हम आगे बढ़ते जाते हैं एक डिज़ायरेबल एंड के लिए. जैसे अभी आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो यू हैव दैट डिज़ायरेबल एंड दैट यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम, दैट यू हैव टू गेट इनटू DSC, JNU, या जिनको नेट क्वालिफाई करना है उनका एम होगा कि उनको PhD करना है या JRF करना है, राइट? ऐसे ही गेट वालों का होगा कि उनको IIT में जाना है. सो देर इज ऑलवेज अ डिज़ायरेबल एंड, उसकी तरफ आप प्रोग्रेस करोगे, राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 2. विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंज? इसमें से कौन सा है जिसको हम लोग स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंज कह सकते हैं? गाइज, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसको हम लोग पढ़ते हैं. तो बताओ क्या होगा पहले आंसर, फिर मैं बताऊंगी, वरना तुम लोग समझ जाओगे कि आंसर ही क्या है. सो प्लीज टेल मी द आंसर इन द चैट. द करेक्ट आंसर इज, हिंदी वाले भी आंसर दो, क्वेश्चन रीड करो. द करेक्ट आंसर इज B, that is social dynamic. Now social statics and social dynamics both are given by August Comte. ठीक है, and both are very very important. इसमें से क्वेश्चन आता है और बहुत इजी क्वेश्चन आता है. तो कभी कभी इजी टॉपिक्स को हम लोग ठीक से नहीं पढ़ते हैं और गलत कर देते हैं. थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, सोशल लगा लेना अपने आप, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स. Okay, first thing that you have to remember in this is social statics में he talks about order. ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर ऑर्डर आएगा तो आपको स्टैटिक्स के साथ ही जाना है. ठीक है, जबकि डायनेमिक्स में हम बात करेंगे प्रोग्रेस की, चेंज की. ठीक है, तो ये भी याद रखना, इससे क्वेश्चंस को करना थोड़ा इजी हो जाएगा. ओके, so in statics we talk about how order is maintained. राइट, जबकि डायनेमिक्स में हम बात करते हैं कि हाउ सोसाइटी चेंजेस, सोसाइटी चेंज कैसे होती है. ठीक है,
ओवर टाइम सोसाइटी कैसे चेंज होती है, ये सारी बात ऑगस्ट कोंत करते हैं किसमें, सोशल डायनेमिक्स में, ठीक है, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन यहाँ से आता है गाइस, तो ये आपको गड़बड़ नहीं करना है। सो डेवलपमेंट एंड चेंज की बात देखो यहाँ पर हो रही है, ऐसे कीवर्ड होंगे तो हमेशा सोशल डायनेमिक्स होगा, और अगर ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऐसी कोई बात होगी तो सोशल स्टैटिक्स होगा, ठीक है। मोस्टली सोशल स्टैटिक्स में ना हम लोग इंस्टीट्यूशन को रखते हैं क्योंकि वो सेम रहते हैं। अब आपका जो रिलीजन है, एजुकेशन है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, राइट। इंस्टीट्यूशन के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, बट वो जो स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशन है, जैसे फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा, राइट। फैमिली हमेशा सेम रहेगा, बट अंदर उसके जो डायनेमिक्स हैं वो चेंज होते रह सकते हैं। तो सोशल स्टैटिक्स में इंस्टीट्यूशन आएगा, ओके। एंड इसमें आ जाएगा डेवलपमेंट एंड चेंज। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन किस में होगा, ठीक है, या इंस्टीट्यूशन कॉम्प्लेक्स, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो याद रखना डेवलपमेंट एंड चेंज होगा तो वो हो जाएगा सोशल डायनेमिक्स, ठीक है। ऑगस्ट कोंत का ऐसा कहना था कि सोसाइटी में कुछ होता है जो सोशल स्टैटिक्स होता है और कुछ होता है जो सोशल डायनेमिक्स होता है, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। Question number 3. Who was against anarchy and social chaos and large positions of his work deal with studies of social order which he felt was the need of the hour? इसमें से कौन है जो एनार्की और सोशल केओस के अगेंस्ट था, ठीक है, और वो बात करता है सोशल ऑर्डर के बारे में? कार्ल मार्क्स, कोजर, जिमिल या फिर दुर्खाइम? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन है, एलिमिनेट करके यू गाइस कैन डू। द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है वेरी गुड। ऊपर के जितने भी थिंकर्स हैं ना, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स हैं, ओके। सो सोशल ऑर्डर, स्टेबिलिटी, इस तरह की बात सिर्फ और सिर्फ एमाइल दरखाइम ही करेंगे, ओके, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 4. In the dash, man examines the phenomena and their linkage are examined in terms of reasoning. रीजनिंग किस में आएगा? थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज, पॉजिटिव स्टेज या फिर प्रिमिटिव स्टेज? दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम ऑगस्ट कोंत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी एग्जाम, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। हिंदी वाले भी क्वेश्चन रीड करो। द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है वेरी गुड, बिल्कुल सही है। पॉजिटिव स्टेज को हम लोग साइंटिफिक स्टेज भी कहते हैं, जहां पर रीजनिंग वगैरह की हम बात करते हैं, राइट। Now, question number 5. Dash economy consists of all those economic activities not involved in the production and processing of goods. देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि वो कौन सा इकोनॉमी का सेक्टर है जिसमें सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आते हैं बट प्रोडक्शन वाले और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स वाले नहीं आएंगे। सो ऑप्शंस आर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर क्वार्टनरी। व्हाट विल बी द आंसर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सेक्टर वाले क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। द करेक्ट आंसर इज, हिंदी वाले भी क्वेश्चन रीड कर लो। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज टर्शरी सेक्टर। देखो प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन, जहां पर हम लोग रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन में यूज करते हैं। सेकेंडरी वाला हो जाएगा प्रोसेसिंग, जहां पर हम लोग रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करते हैं मटेरियल में। और टर्शरी में हो जाता है सर्विस सेक्टर, ओके। तो इसमें भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही होंगी बट प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग से रिलेटेड नहीं होंगी। क्वार्टनरी क्या होता है अभी मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। सो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जिन्होंने सी आंसर दिया है वेरी गुड। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। मैंने यहाँ पर डायग्राम इसलिए ऐड किया है सो दैट यू गाइज नो द बेसिक्स। थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेना, ठीक है, सर्च करके गूगल पे आराम से तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखो प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम लोग रॉ मटीरियल का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है, रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। सेकेंडरी में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सेकेंडरी में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, दैट मीन्स प्रोसेस करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्शन, यहाँ पर हम लोग प्रोसेस करेंगे, ये याद रखना। टर्शरी में सर्विस सेक्टर होता है, यहाँ पर हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। क्वार्टनरी सेक्टर और क्वीनरी सेक्टर ये नए हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो क्वार्टनरी सेक्टर में क्या होता है, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर रिसर्च, ट्रेनिंग एक्सेट्रा, ठीक है। सो यहाँ पर जो कीवर्ड आपको याद रखना है ना, दैट इज रिसर्च और ट्रेनिंग, ओके। ये वाला सेक्टर आ जाता है इसमें, प्लीज रिमेंबर, ओके। नाउ
क्वीनरी में क्या होता है? क्वीनरी में देखो एनजीओ, नर्सिंग होम, फायर सर्विस, पुलिस सर्विस, चाइल्ड केयर। सो यहाँ पर बेसिकली डिसीजन मेकिंग वाली चीज़ें आती हैं, ठीक है, प्लीज रिमेंबर। डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, ओके, इस तरह के जो डोमेस्टिक सर्विसेज होती हैं वो आती हैं यहाँ पे, ओके। वी कैन ऑल्सो से इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड, ठीक है, ये भी याद कर सकते हो कीवर्ड, ओके। क्योंकि एक पुलिस सर्विस में होने के लिए यू हैव टू बी हाईली स्पेशलाइज्ड, राइट। अगर आपको एनजीओ में काम करना है यू हैव टू बी हाईली स्पेशलाइज्ड, ओके। सो ये आ जाएगा इसमें, प्लीज रिमेंबर। और भी कोई आपको एग्जाम्पल पता हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, बट ये वाले एक बार प्लीज गूगल करके थोड़ा सा पढ़ लेना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाले भी हैं, इन केस पूछ ले तो तुम लोगों को पता होना चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द ऑथर ऑफ मॉडर्निटी एंड द होलोकॉस्ट? आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन पहले भी दिया है, एंड दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेट में ये आई हुई है और ये इग्नू में काफ़ी बार मेंशन है बुक, सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को गलत नहीं करनी है। जिगमंड बॉमन, एंथोनी गिडेंस, बॉड्रीलार्ड या फिर मैनुअल कैस्टल। कुछ ऐसी बुक्स हैं मॉडर्निटी से रिलेटेड जो आपको गलत नहीं करनी है। नाउ एज अ होमवर्क आई वुड से इन थिंकर्स के जो बुक्स हैं वो प्लीज़ प्रिपेयर करना, ओके। इन थिंकर्स की बुक एक जगह नोट कर लो एज अ होमवर्क, ओके, सो दैट यहीं पे आप लोग प्रिपेयर कर सको। Okay, the correct answer is A. Please remember, it is a famous book of Zygmunt Bauman. Okay, Zygmunt Bauman की ये famous book है और इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात की है modernity पे, so it is very very important. Okay. Question number 7. Read the question. The term network society was coined by Manuel Castells as part of his extensive analysis of modern society. Next is, Castells argue that it is not purely the technology that defines modern society, but also cultural, economical, and political factors that make the network society. What will be the correct answer? नेटवर्क सोसाइटी के बारे में कौन बात करता है, और अगर ये बात करते हैं मैनुअल कास्टल तो ये क्या बात करते हैं? क्या ये यही बात करते हैं? पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन और हिंदी वाले भी आंसर दो। द करेक्ट आंसर इज ए। जिन्होंने ए आंसर दिया है वेरी गुड। मैनुअल कैस्टल्स बात करते हैं नेटवर्क सोसाइटी के बारे में और उन्होंने एक्सटेंसिव एनालिसिस किया था मॉडर्न सोसाइटी का, और मॉडर्न सोसाइटी से ही रिलेटेड है नेटवर्क सोसाइटी, राइट। कैस्टल्स कहते हैं कि it is not purely the technology that defines modern society but also cultural, economical and political factors जो कि network society को बनाते हैं। So both the statements are correct, both the statements are from IGNU, okay। दोनों जो statements हैं वो सही हैं, please remember. Question number 8. Dash is basically a series of attitude, language, music, art, scholarship and so on been developing since ages past. Modernity, tradition, rationality, socialism. What will be the correct answer? किस बारे में बात हो रही है? आपको बेस्ट सूटेड ऑप्शन हमेशा चूज करना होता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं सोशियोलॉजी में जहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है ये भी हो सकता है, बट आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं कि कौन सा बेस्ट सूटेड है और किस एक कीवर्ड से या किस एक बात से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड। ट्रेडिशन में ही हम देखते हैं कि किस तरीके से एटीट्यूड, लैंग्वेज, म्यूजिक, आर्ट, स्कॉलरशिप ये सब चेंज हुआ है, ठीक है। पास्ट से रिलेट करके हम इसको देखते हैं, दैट इज आवर ट्रेडिशन, ओके, परंपरा जिसको हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9. For Giddens, modernity implies what? Another very important question. Anthony Giddens talks about modernity. Please remember. अगर ये नहीं पता था तो इसको अपने मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्निटी के नोट्स में ऐड कर लो। इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। इन्होंने कहा कि मॉडर्निटी में ये सब चीज़ें होती हैं, तो क्या है वो? कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म, सर्वेलेंस प्रोग्राम या फिर मिलिट्री पावर।
पूरा ये क्वेश्चन डायरेक्टली कॉपी पेस्टेड है, ऐसे ही एज इट इज़ वहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इग्नू नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा, ABC, BCD, ABD या फिर ऑल ऑफ द अबव? कमेंट में आंसर करो। द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया, वेरी गुड। गिडन्स जो बात करते हैं मॉडर्निटी की, उसमें ये चारों पॉइंट पे ये बात करते हैं, ठीक है, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 10, events or occurrence based on culture that create communication problems between individuals from different cultural background. Communication barrier, cultural trait या फिर cultural industry. Events or occurrences based on culture that create communication problem. Communication problem की बात हो रही है, culture की बात हो रही है, क्या होगा आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी। वेरी गुड, जिन्होंने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। कल्चरल बैरियर में ऐसा होता है, जब हम कल्चर के बेसिस पे जो इवेंट्स हो रहे हैं, अगर उसमें हमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रहा है, दैट इज़ योर कल्चरल बैरियर, ठीक है। कम्युनिकेशन बैरियर तब होता है जब कल्चर की बात नहीं हो रही होती है, सिर्फ कम्युनिकेशन की बात हो रही होती है। ओके ना, कल्चरल ट्रेट, कल्चरल इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चरल ट्रेट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर या फिर सिंगल एलिमेंट ऑफ अ कल्चर, जबकि कल्चरल इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड विद अडोनो, जहाँ पर वो कहते हैं दैट देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर दैट इज गोइंग ऑन, ठीक है। सो एक्चुअली प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर इज योर कल्चरल इंडस्ट्री, एंड इसके बारे में ऑडोनो बात करते हैं, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। नहीं पता है तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, एक कल्चर की क्लास ऑलरेडी मैंने बनाई थी बहुत पहले, तो वो भी देख सकते हो, उसमें भी काफ़ी कुछ मैंने बताया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर? इसमें से कौन सा है जो कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर के बारे में गलत है, इनकरेक्ट है? This means expansion of casual informal employment. They may have to work with minimum wage, with no social security cover, no trade unionism, to raise their work related issues, या फिर casual worker enjoy benefits like fixed term. Casualization of labor is very important. नया है ये आप लोगों के लिए, अगर आपको नहीं पता था तो इट्स इंपॉर्टेंट कि इसको नोट कर लो। इसमें से बताओ क्या होगा जो इनकरेक्ट है। हिंदी वाले भी पढ़ो, लेबर को हम लोग श्रम कहते हैं हिंदी में। द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया, वेरी गुड। देखो, कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर की बात हो रही है, तो कैजुअल लेबर यहाँ पर फिक्स टर्म पे तो नहीं होते हैं। कैजुअल लेबर का मतलब ही होता है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होते हैं, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। इसको हम लोग एक नाम से और इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं, दैट इज वर्क फोर्स कैजुअलाइजेशन, ठीक है ना। वर्क फोर्स कैजुअलाइजेशन में क्या होता है कि हम देखते हैं कैसे लोग जो हैं वो फुल टाइम से स्विच करके जा रहे होते हैं, किधर? कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस पे। ओके, सो अगर ये आएगा कि जब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फुल टाइम वर्कर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पे मूव कर रहे हैं, दैट इज योर वर्क फोर्स कैजुअलाइजेशन, ठीक है। और कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर का क्या मतलब है कि कैसे लेबर जो है वो कैजुअल होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कैजुअल या इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, दैट इज योर कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर। ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, which is correct about infra politics? Now infra politics is again new topic, और आपके इग्नू के ग्लॉसरी में ये दिया हुआ है, उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैंने और भी इन्फॉर्मेशन इसमें सर्च करके ऐड ऑन की है। सो क्या होगा आंसर, पहले तो ये बताओ। इट इज़ एसोसिएटेड विद जेम्स स्कॉट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एवरीडे रेजिस्टेंस थ्योरी, it refers to the subtle, often hidden forms of resistance practiced by marginalized or oppressed groups, all of the above. It's a new concept guys, so क्या लगता है आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है, वेरी गुड। इंफ्रा पॉलिटिक्स क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझो। देखो, फर्स्ट थिंग इज इट इज गिवन बाय जेम्स स्कॉट, ठीक है। इसका मतलब होता है एवरीडे रेजिस्टेंस थ्योरी। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? देखो, रेजिस्टेंस का मतलब होता है फाइटिंग बैक ऑन समथिंग। किसी चीज़ को जब हम लोग बोलते हैं ना, आई कुड नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ, तो मैंने ये आइसक्रीम खा लिया, है ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, अपने आप से फाइट नहीं कर पाया, राइट।
सो जब हम लोग फाइट बैक करते हैं ना किसी चीज़ के लिए, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सो यहाँ पर क्या है, एवरीडे रेजिस्टेंस की बात हो रही है, यानी जो सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड ऑप्रेस्ड ग्रुप है किस तरीके से वो एवरीडे रेजिस्ट करते हैं सोसाइटी में, दैट इज योर इंफ्रा पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो जेम्स स्कॉट हैं, इनकी पहली बुक थी वेपन ऑफ द वीक। ओके, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सो इन केस अगर एग्जाम में आ गया, राइट, वेपन ऑफ द वीक। ठीक है, सो सबसे पहले इन्होंने इंफ्रा पॉलिटिक्स की बात इसी में की थी। ओके, इट केम इन 1985। ओके, और इसमें इन्होंने बात क्या की, इन्होंने बात की एवरीडे रेजिस्टेंस टॉपिक की। दोनों सेम ही है, ठीक है। ओके, एवरीडे रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर अच्छे से लिखना है तो सबल्टन ग्रुप, यू ऑल नो हु इज सबल्टन ग्रुप। आई होप इतना बेसिक तो आपको होगा ही अंडरस्टैंडिंग, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है कई बार, राइट। इसमें ये बात करते हैं एवरीडे रेजिस्टेंस थ्योरी की, और बाद में इसी को ये और बढ़ाते हैं और अपनी दूसरी बुक में बात करते हैं इंफ्रा पॉलिटिक्स की। तो वो दूसरी बुक का भी नाम याद रखना, दैट इज डोमिनेशन एंड आर्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर, एंड इस तरह के क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर नेट एस्पिरेंट्स, क्योंकि आपके लिए ऐसे कॉन्सेप्ट्स न्यू हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बात करते हैं इंफ्रा पॉलिटिक्स की। ओके, तो ये सारा नोट की तरह अपने जो भी नोट्स बना रहे हो उसमें ऐड कर लो, ठीक है, छोटा सा नोट बना लो ऑन इंफ्रा पॉलिटिक्स। ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 13, हु आर ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल। ना जिन लोगों ने जेंडर का क्लास किया है फाउंडेशन बैच में, आप लोग सही आंसर देना। People whose gender identity matches their assigned sex at birth, people whose gender identity is different from the sex they were assigned at birth, people who do not identify with any gender, या फिर people who change their physical appearance through surgery only. What will be the correct answer? क्या होगा करेक्ट आंसर? ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल इसमें से कौन होंगे? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं गाइस एग्जाम में, जेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द करेक्ट आंसर इज, इट इज बी। प्लीज रिमेंबर, जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड। ट्रांसजेंडर वो होते हैं जिनका जो जेंडर आइडेंटिटी है वो सेक्स के साथ मैच नहीं करता है, ठीक है, अलग होता है। प्लीज रिमेंबर ना। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पीपल हुज जेंडर आइडेंटिटी मैचेस, ये मैंने आपको पढ़ाया है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सिस जेंडर, जिनका मैच हो जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझने के लिए यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड सेक्स और जेंडर का डाइकॉटमी, यानी सेक्स और जेंडर एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है। सेक्स को हम लोग बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं और जेंडर को हम लोग सोशली कंस्ट्रक्टेड समझते हैं। तो जब आपका दोनों मैच होता है दैट इज सिस जेंडर, जब मैच नहीं होता है दैट इज ट्रांसजेंडर। प्लीज रिमेंबर लाइक दिस, ओके। नाउ सी ऑप्शन है दैट पीपल हु डू नॉट आइडेंटिफाई विद एनी जेंडर। अगर आप किसी जेंडर से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो तो उसको हम लोग कहेंगे ए जेंडर, ठीक है, प्लीज रिमेंबर, ओके ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है, अगर आपका कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं है तो उसको ए सेक्सुअल कहते हैं, ओके। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखो। अब नेक्स्ट देखो क्या है कि पीपल हु चेंज देयर फिजिकल अपीयरेंस थ्रू सर्जरी। जब आप सर्जरी के थ्रू अपने फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं। यू ऑल नो व्हाट इज कॉस्मेटिक सर्जरी, राइट। सब एक्टर एक्ट्रेस के बारे में आप लोगों को न्यूज़ पता ही रहती है, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। प्लीज रिमेंबर ऑल अदर टर्म्स, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर किसकी बुक है? मेलिनोस्की, आर के मर्टन, टेलकर पार्सन या फिर पीटर हैमिल्टन। द करेक्ट आंसर इज मेलिनोस्की। सबको पता है मेलिनोस्की की बुक है ये, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। प्लीज एग्जाम में आएगी तो गलत मत करना। क्वेश्चन नंबर 15, नाउ इस तरह के जो स्कीम्स हैं, फेमस स्कीम्स, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। सो योर होमवर्क इज़ टू लर्न अबाउट जवाहर रोजगार योजना। थोड़ा सा आपको इसके बारे में रीड करना है एंड कोई एक स्टूडेंट कमेंट में भी इसके बारे में थोड़ा सा बता देना सो दैट मैं उसको पिन कर सकूँ, ठीक है। तो बाद में जो लोग सेशन देखेंगे दे कैन रीड द कॉमेंट। कब ये लॉन्च हुई थी आपको डेट बतानी है, एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। What will be the correct answer? The correct answer is 1989, 1991, 1995. जवाहर रोजगार योजना। The correct answer is B, that is 1989। इसको नोट कर लो और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16, डैश आर डेफिनेट एंड सैंक्शन फॉर्म्स, प्लीज ध्यान से पढ़ो, डेफिनेट एंड सैंक्शन फॉर्म्स और मोड्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सोशल बीइंग्स इन रिस्पेक्ट टू वन अनदर और टू सम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द बेस्ट सूटेड आंसर फॉर दिस? कम्युनिटी, एसोसिएशन, नॉर्म्स या फिर इंस्टीट्यूशन? इट इज डेफिनेट एंड सैंक्शन फॉर्म्स, यही है सबसे मेन कीवर्ड. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज इंस्टीट्यूशन. जिन्होंने डी आंसर दिया है, वेरी गुड. आई होप आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा व्हाट इज कम्युनिटी, व्हाट इज एसोसिएशन. कीवर्ड बेस्ड पढ़ाई करनी है, तभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. ओके. Question number 17. Which institution that regulate and control differential access to social status and prestige? Very important question. ये भी मैंने इग्नू से ही कॉपी पेस्ट किया है. ऐसे क्वेश्चन देखो एग्जाम में बन जाते हैं. कल्चरल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, किनशिप मैरिज एंड फैमिली, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहां पर सोशल स्टेटस और प्रेस्टीज की बात हो सकती है? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन. सब लोग इसका सही आंसर देना. द करेक्ट आंसर इज डी. सो जिन्होंने डी आंसर दिया है, दैट मीन्स यू गाइज हैव अंडरस्टूड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वेल. ओके. क्वेश्चन नंबर 18. विच सोशोलॉजिस्ट डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन? इसमें से कौन सा सोशोलॉजिस्ट है जिसने एलियनेशन पे बात की है? मैक्स वेबर, ऑगस्ट कोंत, कार्ल मार्क्स, सैमुअल डर्कहाइम. वेरी इजी क्वेश्चन. वी ऑल नो इट इज सी, दैट इज कार्ल मार्क्स. एलियनेशन के बारे में कार्ल मार्क्स बात करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होता है एलियनेशन? समबडी टेल मी इन दी कमेंट. सबको ही पता होगा क्या होता है एलियनेशन, राइट? इफ यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 19. Who is the author of the book Social Theory and Social Structure? Social Theory and Social Structure का ऑथर कौन है? 1949 में ये बुक आई थी. वेरी इंपॉर्टेंट बुक. आर के मर्टन, जे एच टर्नर, मैक्स वेबर या फिर कार्ल मार्क्स? हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो. द करेक्ट आंसर इज आर के मर्टन. वेरी इंपॉर्टेंट बुक. आर के मर्टन के सारे बुक्स आपको पढ़ने हैं और मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स के भी. ठीक है. जे एच टर्नर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट बाकी सारे इनके जो बुक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए. ठीक है. नेट में जितने थिंकर्स हैं, एटलीस्ट 26 थिंकर्स के बुक्स तो आपको पता ही होने चाहिए. ओके. इवन CUET PG वाले भी अगर कोई बुक नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 26 थिंकर्स के बुक जरूर करो. ओके. क्वेश्चन नंबर 20. Who is the author of Secularism and its Critique? Secularism and Critique is also a very important book, क्योंकि जिनके भी सिलेबस में सेक्युलराइजेशन, सेक्युलरिज्म ये सब टॉपिक है, तो ऐसी बुक्स इंपॉर्टेंट है. नाउ टेल मी कि ये बुक किसने लिखी है? राजीव भार्गवा, लीला दुबे, दुर्गा दास बासु या फिर मीरा नंदा? Who is the author? The correct answer is A. प्लीज रिमेंबर, सेक्युलराइजेशन में राजीव भार्गवा ने बहुत बात की है. ठीक है. और राजीव भार्गवा का एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस. ओके. प्लीज रिमेंबर दिस एज वेल, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सेक्युलराइजेशन के टॉपिक में ही हम इसको पढ़ते हैं, तो प्लीज रिमेंबर. So that's it for today guys. I hope you like 20 questions. Let me know in the comment section कि आपके कितने मार्क्स आए. और यार कोई भी फीडबैक हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर देना, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सीरीज़ हेल्प कर रही है. एंड ट्राई टू शेयर दीज सेशंस एज मच एज पॉसिबल. जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बैचेस नहीं ज्वाइन कर सकते, फीस नहीं दे सकते, आई जस्ट विश कि उन लोगों की इससे थोड़ी हेल्प हो जाए अपने स्टडीज़ में. ओके. तो ज़रूर से इसको शेयर करना एंड कॉमेंट मुझे ज़रूर करके बताना कि कितने मार्क्स आए. और सब्सक्राइब भी कर लेना भाई अगर सोशियोलॉजी स्टूडेंट हो ना. दिस इज़ द टेलीग्राम जो आपको ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि यहीं पर PDF मिलेगा इसका. और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है. कोई भी डाउट हो, कोई भी बात करनी हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो. ओके ना. ये जो ऐप है इसको भी डाउनलोड कर लो. इसमें काफ़ी कोर्सेज वगैरह आएंगे अभी फ्यूचर में. एक ही बैच अभी तो चल रहा है CUET PG का, तो अगर वो ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो. टेस्ट सीरीज भी है, और भी आएंगी इसमें चीज़ें अभी नेट वगैरह के लिए, बट आफ्टर CUET PG ही आएंगी. ठीक है. बट इसको डाउनलोड कर लेना. ओके. चलो कल मिलते हैं. कल भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो एवरी डे ये प्रैक्टिस होगी अभी नेक्स्ट एटलीस्ट डे 20 तक. ओके. तो कल मिलते हैं. बाय बाय. कीप लर्निंग.